जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मध्यकालीन भारत के इतिहास में शॉर्ट नोट्स में आज हम करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो आइए हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखते हैं। बाकी इसके पहले का जो भी टॉपिक है उसको हमने कवर कर रखा है, वीडियो चैनल पे अपलोड है। हमें विजयनगर साम्राज्य से पढ़ना था। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है, ठीक है, उसको हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की गई थी। हरिहर और बुक्का जो थे वो वारंगल के काकतियों के सामंत थे। तुगलकों ने वारंगल पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। अतः दोनों भाई जो थे हरिहर और बुक्का कपीली में आकर बस गए। कहाँ बस गए? तो कपीली में आकर बस गए। कापीली में आकर बस गए कर्नाटक के। दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर बसाया। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता की स्मृति में संगम वंश की नींव रखी थी। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंशों ने संगम वंश, शालू वंश और तुलु वंश, आर्विडु वंश ने 3 वर्षों तक शासन किया था। 3 वर्षों तक शासन किया था। संगम वंश के प्रमुख शासक कौन से थे? तो हरिहर प्रथम, जो 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक शासन किया था। 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम जो था वह विजयनगर का शासक बना। अपने शासनकाल के 7वें वर्ष अपनी राजधानी हम्पी ले गया। बुक्का प्रथम, जो 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक था, इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बहमनी शासक से संघर्ष किया। हरिहर द्वितीय 1377 से लेकर 1406 ईस्वी तक इसने कनारा, मैसूर, त्रिचिन्नापल्ली और कांची को जीता। देवराय प्रथम 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक इसने सिंचाई हेतु हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध इटली यात्री निकोलो डी कांटी आया था। निकोलो डी कांटी किसके शासनकाल के समय आया था? तो देवराय प्रथम के शासन के समय आया था निकोलो डी कांटी। कौन आया था? निकोलो डी कांटी। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महानतम शासक था। इसके दरबार में हर विलास पुस्तक के लेखक थे तेलुगु विद्वान त्रिनाथ श्रीनाथ रहते थे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने इन्हीं के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। शालू वंश 1485 से लेके 1485 से लेके 1505 ईस्वी। इसकी स्थापना 1485 ईस्वी में शालू नरसिंह ने संगम वंश के शासक विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर विजयनगर में नींव रखी थी। शालू नरसिंह एक योग्य एवं प्रतिभा संपन्न शासक था। इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इम्माडी नरसिंह शासक बना। तुलु वंश 1505 में 1565 ईस्वी तक। तुलु वंश कहाँ से था? 1505 से 1565 ईस्वी तक। 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने इम्माडी नरसिंह की हत्या कर तुलु वंश की नींव रखी थी। क्या की थी? तो वीर नरसिंह ने इम्माडी नरसिंह की हत्या कर तुलु वंश की नींव रखी थी। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई कृष्णदेव शासक बना। यह विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। 1510 में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया था। कब? तो 1510 में बीदर के शासक थे। 1520 में 20 देखिए, गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद दरबार में 8 विद्वान अष्टदिग्गज निवास करते थे, जिसमें कि तेलुगु के कवि पेडुन्ना कृष्णदेव ने तेलुगु में आमुक्तमाल्यदा पुस्तक की रचना की। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोस ने विजयनगर की यात्रा की थी। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की। आर्विडु वंश, इसकी स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल ने की थी। यह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। इस वंश का अंतिम शासक था श्रीरंग द्वितीय। आर्विडु वंश 1570 में तिरुमल ने इसकी स्थापना की और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। इस वंश का अंतिम शासक था श्रीरंग द्वितीय।
अन्य प्रमुख तथ्य। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नप ने प्रारंभ किया था, जिसे टिक्कन और पेरख द्वारा पूरा किया गया था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायण के विजयनगर राज्यों का आश्रय प्राप्त था। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक विजयनगर साम्राज्य का प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर स्थित है। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की यक्षगान नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन हम देख लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन के बारे में देखेंगे। सल्तनत काल में प्रशासनिक प्रणाली के तहत सबसे महत्वपूर्ण संबंध सुल्तान व खलीफा के थे। इल्तुतमिश का पहला सुल्तान था जिसने खलीफा मान्यता प्राप्त हुई। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान वर्ग तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन के प्रधान था। सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। सल्तनत काल में इल्तुतमिश द्वारा इक्ता व्यवस्था प्रणाली का प्रचलन किया गया। इस व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक इक्तादार व मुक्ति को उस भूक्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति और सैन्य प्रशासनिक व्यय पूरे करता था। जो था ना, जो इक्ता था जिसके द्वारा पैसा मिलता था, ये सीधे जो था सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। ये राजस्व से मुक्ति या सैन्य प्रशासनिक जो भी चीज़ें थी वो पूरी होती थी, पूरे करता था। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें प्रमुख अधिकारी व उनके कार्य। इसको थोड़ा हम कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, खरीदादार जो था वो फरमानों को भेजना था। तो जैसे हम किसी चीज़ को खरीदेंगे तो खरीद के कहीं भेजेंगे, तो भाई किसको भेजेंगे? तो फरमानों को तो भेजेंगे। आरिज ए मुमलिक या फिर आरिज ए ममलिक, ठीक है। तो सैन्य विभाग का प्रधान था आरिज। अरज लगानी है, अरज लगाना जो है वो मतलब मुमकिन नहीं है, मुमलिक से मुमकिन रख लीजिए। तो ये किसके सामने? तो भाई अगर किसी विभाग में है, उस विभाग के प्रधान के सामने अरज लगाना मुमकिन नहीं है। और अरज लगानी किस लिए है? तो सैनिकों की भर्ती के लिए। शद्र उश शद्र क्या था? तो भाई सर्द हो चाहे जितनी भी सर्द हो, लेकिन हमें धार्मिक मामलों के प्रधान की हमेशा से उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सर्द हो चाहे जितनी भी सर्द हो, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण, कोई मंदिर का कोई आ रहा है, धार्मिक मामले का जो प्रधान है, तो उसकी हमें हमेशा सुननी चाहिए। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो ऐसे ही सर्द में उस सर्द जितनी भी हो, हमें लेकिन धार्मिक मामलों की जो भी वो हैं उनको देखना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। वकील ए दर, राजा के व्यक्तिगत एवं घरेलू कार्य का प्रमुख। वकील ए दर, राजा के व्यक्तिगत एवं घरेलू कार्यों का प्रमुख। वकील जो होते हैं वो राजा के एकदम व्यक्तिगत होते हैं, और वकील जो होते हैं वो घरेलू कार्य को नहीं करते हैं। ऐसे कर लीजिए। मुहतसिब क्या था? मुहतसिब शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण का निरीक्षण करना। तो मुहतसिब से ऐसे कर लीजिए कि हमें मोहलत मिलती है, मुहतसिब से हम ऐसे याद कर लेते हैं कि मोहलत या फिर कुछ ऐसे शरीयत मुहत। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं हद है, यहाँ पे क्या दिया? हद, शरीयत, और यहाँ पे हद है। तो हद और शरीयत थोड़ा सा वो हो रहा है। और शरीयत के अनुसार लोगों का आचरण का निरीक्षण करना, मतलब किसी इंसान का हट है कि हमारा आचरण एकदम सच है, सही है। आमीर याखुर क्या था? अमीर याखुर, तो जो लोग इंसान बहुत अमीर हो जाते हैं वो क्या होते हैं? तो उनके घर में ना एक घोड़े नहीं, कई घोड़े होते हैं, अश्वशाला बनी होती है। कारकुन क्या था? तो भूमि कर का हिसाब रखने वाला। भाई जैसे होता है ना कि लोगों में जैसी होती है ना कि खून की नदियाँ बहने लगती हैं, कारकुन। तो किसके लिए? या तो कार के लिए, जैसे किसी की कार है, गाड़ी खड़ी है, कार है, उसमें कोई कुछ फेंक दे,
इसके लिए मार हो जाता है, या फिर भूमि कर का हिसाब लेने के लिए खून की जगह खून रख लीजिए। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। हाजिब तो ऐसे कर लेंगे जैसे बोलते हैं ना कि हाजिब साहब आए हैं या फिर हाजी साहब आए हैं। तो दरबारी शिष्टाचार मतलब दरबार में जब भी शिष्टाचार की बात होती है तो लोग कहते हैं कि हाजी साहब आए हैं जो शिष्टाचार दिखा रहे हैं, ठीक है, हाजी साहब आए हैं जो शिष्टाचार की बात करते हैं, नियमों को लागू करता था। कोतवाल क्या था? तो कोतवाल जो था वो शहरों में शांति व्यवस्था बनाए रखता था, जो पुलिस वाले होते हैं। सहना ए पील मतलब हाथियों की सेना का प्रमुख होता था। जो जो हाथियों पे बैठे रहते हैं उन्हीं से तो लोग अपील करते हैं, तो अपील से पील और हाथियों की सेना ऐसे रख लेते हैं। सल्तनत कालीन के प्रमुख विभाग, ये सब एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आरओ के एग्जाम में क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछते हैं। सल्तनत कालीन के प्रमुख विभाग, दीवाने अर्ज हम लगाएंगे किससे? तो ये अर्ज हम लगाते हैं सेना से। जब भी देश की रक्षा की बात होती है तो अर्ज हम लगाते हैं सेना से, सैन्य विभाग। बलबन द्वारा इसे स्थापित किया गया था। सैनिकों की भर्ती, वेतन और निरीक्षण के द्वारा लिए। दीवाने विजारत से वजीर विभाग था। जो कि वजीर होते हैं ना वो हमेशा वित्त संबंध के बारे में बात करते हैं। दीवाने अमीर को ही, तो अमीर लोग जो होते हैं ना वो हमेशा मतलब कृषि का विभाग ही होता है उनका, भाई अमीर है। अन्य का जो उत्पाद कर रहा है, अन्य को जो उगा रहा है वो अमीर तो होगा ही, तो कृषि विभाग अमीर को ही। और ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, और कृषि भूमि का विस्तार करना था इसमें। दीवाने मुस्तखराज तो ये राजस्व विभाग था। देखिए मुफ्त में किसी को भी हमें राजस्व नहीं देना चाहिए, तो राजस्व विभाग था। और इसमें ये था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित था। और भू राजस्व की वसूली था, बकाया राशि का जांच करना। दीवाने रिसालत तो रिसालत विदेश धार्मिक विभाग, विदेशी संपर्क करना। दीवाने बंदगान तो जो इंसान जो होते हैं ना, जो बंदे होते हैं, दास होते हैं, जो बंदा है गाना गा रहा है क्योंकि वो दास बन गया है, तो जब भी कोई भी मतलब इंसान बोलेगा कि तुम रोज गाना गाओ, तो फिरोज शाह तुगलक जो थे वो दीवाने बंदगान के दास विभाग थे, दासों की वृद्धि करना। इसको मैंने घटना चक्र में भी विथ रिलेट कर करके चीज़ों को पढ़ा है। कर प्रणाली देखते हैं। शरीयत के 4 कर मान्य थे। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला स्वैच्छिक धार्मिक कर था। खुम्स लूट या युद्ध से प्राप्त धन था। स्वराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला राजस्व था। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम सल्तनत काल की स्थापत्य। सल्तनत युग में विकसित होने वाली स्थापत्य काल को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। क्या इंडो इस्लामिक शैली? शासक द्वारा उनके द्वारा निर्मित स्थापत्य कला। कुतुबुद्दीन ऐबक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य है। कुतुब मीनार 2.5 दिन का झोपड़ा। इल्तुतमिश के द्वारा क्या था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि तुर्क शासकों द्वारा निर्मित प्रथम मकबरा था। इल्तुतमिश का मकबरा जो कि दिल्ली, गंधक की बावली महरौली दिल्ली में। अब बलबन का क्या था? तो लाल महल। बलबन द्वारा क्या बनाया गया था? लाल महल जो कि दिल्ली में है। बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा श्रीनगर, 1000 स्तंभों वाला महल जो दिल्ली में है। गैसुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद का निर्माण। गैसुद्दीन तुगलक का मकबरा। मोहम्मद बिन तुगलक जहाँ पनाह नगर जो दिल्ली में था। आदिलाबाद का किला दिल्ली में था। निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा जो दिल्ली में था। ये किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह कोटिला नगर दिल्ली। और खाने जहाँ तेलंगानी मकबरा। सिकंदर लोधी मोठ मस्जिद दिल्ली। अब है साहित्य के बारे में जो कि बहुत लंबा है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।